वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट्स को प्योरली बिजनेस मानते हैं। निवेश करने के इस कॉन्सेप्ट या फिलॉसफी को प्रोफेशनल भाषा में बिजनेस पर्सपेक्टिव इन्वेस्टिंग कहा जाता है। स्पष्ट है कि बफे की दृष्टि में निवेश वही है जो बिजनेस के मेन प्रिंसिपल का पालन करता है और उसमें कहीं भी स्पेकुलेशन का कोई स्थान नहीं है। बिजनेस का आधारभूत उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, जो इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक फॉर्मूला पर संचालित होता है। बफे की ऐतिहासिक निवेश सफलता का रहस्य इसी बिजनेस पर्सपेक्टिव इन्वेस्टिंग में निहित है। यह शब्दावली सुनने व समझने में भले ही बहुत आसान लगती है, लेकिन यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिकल्पना है। ऐसा इसलिए नहीं है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करने के लिए बहुत अच्छे फाइनेंशियल एवं अकाउंटिंग ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि इसलिए कि यह कैपिटल मार्केट की प्रचलित धारणाओं से बहुत ही अलग है। आप जैसे जैसे इस पुस्तक में आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वॉरेन बफे की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू परिकल्पना विशेष प्रकार की प्रोफेशनल स्किल है, जो बिजनेस फिलोसफी से अधिक बिजनेस डिसिप्लिन पर आधारित है। और जब यह परिकल्पना आपकी समझ में आ जाएगी तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह कुशलता और स्किल भी एब्सोल्यूट डिवोशन यानी संपूर्ण निष्ठा की मांग करती है। यही एब्सोल्यूट डिवोशन आपको फाइनेंशियल जीवन में अपने अस्तित्व को बनाए रखने में मदद कर सकती है। छोटा सा भटकाव भी आपको हमेशा के लिए भय एवं लालच की मूर्खतापूर्ण धारणा पर नाचने के लिए मजबूर कर देगा और आप कभी भी विवेकशील निवेशक नहीं रह पाएंगे और हमेशा के लिए स्पेकुलेटर बन जाएंगे। ध्यान रखें, विश्व के सभी कैपिटल एंड स्टॉक मार्केट्स में स्पेकुलेटर्स की संख्या बहुत अधिक है, जो अटकलबाजियों पर आधारित मूर्खतापूर्ण बिजनेस बिहेवियर को हवा देकर भय व लालच का वातावरण बनाते हैं। झटपट धनवान बनने का सपने देखने वाले लोग उनके इस जाल में फंसते हैं, क्योंकि उन्हें स्पेकुलेशन आसान रास्ता लगता है और फिर बाद में वे सब कुछ लुटाकर बाजार से ही बाहर हो जाते हैं। इसके उलट यदि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करते हैं तो दूसरों की मूर्खता आपके लिए लाभ की फसल काटने वाली उपजाऊ खेती बन जाती है। अर्थात कैपिटल मार्केट में भय व लालच की बहुप्रचलित मानसिकता के कारण स्पेकुलेटर मूर्खतापूर्ण बिजनेस व्यवहार करते हैं, तो विवेकशील निवेशक जो केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अनुशासित रहते हैं और विवेकपूर्ण पूंजी निवेश करते हैं, उन्हें स्पेकुलेटर की गलतियों से लाभ कमाने के अवसर मिलते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करने वाले विवेकशील निवेशकर्ताओं को केवल दूसरों की मूर्खताओं से ही लाभ कमाने का अवसर नहीं मिलता है। वास्तव में दूसरों की गलतियों से लाभ के अवसर तो उन्हें बस अपने अनुशासित बिजनेस व्यवहार के कारण मिल जाते हैं, लेकिन इस अनुशासन का उपयोग सभी प्रकार के फाइनेंशियल बिजनेस में नहीं किया जा सकता है। इसे वॉरेन बफे के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने बॉन्ड के चुनाव के संदर्भ में नेगेटिव आर्ट कहा था। यह एक ऐसा अनुशासन है जो विवेकशील निवेशकर्ताओं को यह संकेत अवश्य ही देता है कि क्या खरीदना है और उन्हें क्या नहीं खरीदना है। वॉरेन बफे की फाइनेंशियल फिलॉसफी है कि निवेश सबसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण तब होता है जब यह सबसे अधिक बिजनेस जैसा होता है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई निवेशक कैपिटल मार्केट की सीमाओं से बाहर निकलकर उन बिजनेसेस के इकोनॉमिक्स ऑफ ओनरशिप के बारे में सोचना शुरू कर देता है जिनका प्रतिनिधित्व कॉमन स्टॉक्स करते हैं। क्या आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले उसके इकोनॉमिक्स ऑफ ओनरशिप के बारे में विचार करते हैं, या फिर अपने ब्रोकर के बाजार भाव अनुमानों के आधार पर ही अपने निवेश का फैसला करते हैं? याद रखें कि कॉमन स्टॉक बिजनेस में पार्शियल ओनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वास्तव में उसका आंशिक स्वामित्व ही खरीदते हैं। यही कारण था कि वॉरेन बफे को उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम ने सिखाया था कि किस शेयर में और किस कीमत पर खरीदे, यह पूछने की बजाय किस बिजनेस को और किस कमिटमेंट पर खरीदना है यह पूछना चाहिए। यदि हम अपने निवेश के बारे में फैसला करने से पहले इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं तो हम वास्तव में बिजनेस जैसा पॉइंट ऑफ व्यू अपनाते हैं। तो वॉरेन बफे का मेन आइडिया बिजनेस को उस कीमत पर खरीदना है जो बिजनेस सेंस बनाती हो। उदाहरण के लिए वॉरेन जब भी किसी अच्छे बिजनेस की पार्शियल ओनरशिप यानी शेयर खरीदने का विचार करते हैं तो सबसे पहले उसके पिछले वर्षों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अध्ययन करते हैं।
फिर संबंधित बिजनेस की भविष्य की संभावनाओं का आकलन करते हैं और फिर शेयर की कीमत पूछते हैं। वो शेयर की गणना बिजनेस की वार्षिक आय से करते हैं और देखते हैं कि उस कीमत पर उन्हें कितने रिटर्न मिल सकता है। यदि किसी बिजनेस का आस्किंग प्राइस $1,00,000 है और वो $20,000 की वार्षिक आय दे रहा था तो उसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। अब निवेश का फैसला करने से पहले वॉरेन अन्य निवेश विकल्पों के बारे में विचार करेंगे और यदि यह सबसे कम जोखिम पर सबसे अधिक वापसी देने वाला बिजनेस साबित हुआ, तभी वो उस बिजनेस का पूरा या आंशिक स्वामित्व खरीदेंगे। ध्यान रहे कि अमेरिका सहित विश्व भर के शेयर मार्केट्स में वॉरेन बफे की बुद्धिमानी से शेयर कारोबार नहीं होते। वॉरेन 20% वार्षिक वापसी देने वाले बिजनेस के स्वामित्व को सामान्य रूप से 1, 2 या 3 वर्षों के लिए ही अपने पास बनाए रखना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो उसे 15 या अधिक वर्षों तक अपने पास रखकर उस बिजनेस की पूरी संभावनाओं का कंपाउंड रेट से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन विश्व भर के मार्केट्स के अधिकांश ट्रेडर्स इसके विपरीत रणनीति अपनाते हैं और वे कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट के अधिकांश पेशेवर आमतौर पर लाभांश यानी डिविडेंड के नकद भुगतान को ही आय में गिनते हैं, लेकिन वॉरेन का मानना है कि कंपनी को अपनी पूरी आय को अपने पास ही रखना चाहिए, लेकिन उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि वो निवेशक को लाभांश की तुलना में अधिक रिटर्न दे सके। वॉरेन ऐसा इसलिए भी करते रहे हैं क्योंकि लाभांश राशि पर निजी आयकर की देनदारी बन जाती है, जबकि कंपनी के पास रहने से यह परेशानी नहीं होती। सामान्यतः पुराने समय में शेयर्स में निवेश को खतरनाक माना जाता था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय के अकाउंटिंग रेगुलेशन आज की तरह कड़क नहीं थे। ऐसे में बड़े प्रमोटर्स या मैनेजमेंट के लिए कंपनी के अकाउंट्स में हेरा फेरी करना बहुत ही आसान काम होता था। यदि आप वॉरेन बफे के गुरु बेंजामिन ग्राहम की सन 1934 में प्रकाशित पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उस समय सिक्योरिटी एनालिस्ट किस प्रकार ढेरों अकाउंटिंग फ्रॉड्स को उजागर करते थे। लेकिन इसी पुस्तक के बाद के संस्करण में ग्राहम ने यह भी सूचित किया है कि सन 1940 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की स्थापना के बाद इस प्रकार के अकाउंटिंग फ्रॉड्स का अस्तित्व समाप्त हो गया था। स्पष्ट है कि उसके बाद मार्केट में कंपनियों के शेयरों में निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत होता चला गया था और शेयर कारोबार के नए युग का उदय हुआ था। वॉरेन बफे हमेशा से डिविडेंड भुगतान की बजाय पूरी इनकम को कंपनी के पास बनाए रखने की सलाह देते हैं। वॉरेन कंपनी के मैनेजमेंट की गुणवत्ता पर भी बहुत अधिक जोर देते हैं और कंपनी प्रबंधन की गुणवत्ता को परखने के लिए वॉरेन यह देखते हैं कि वो लाभांश राशि का क्या करते हैं। क्या वो उस राशि को किसी लाभकारी बिजनेस में लगाती है या फिर भव्य सपनों में गंवाते हैं। वॉरेन का स्पष्ट मत है कि यदि कंपनी लाभांश राशि को पूरी ईमानदारी के साथ लाभकारी उद्यमों में नहीं लगा सकती है और निवेशकों को उनकी स्वयं की निवेश कुशलता से अधिक कमाई कर वापसी नहीं कर पाती है, तो उसे लाभांश भुगतान ही कर देना चाहिए ताकि निवेशक अपनी कुशलता से उसका निवेश कर सकें। याद रहे कि बफे ने बर्कशायर हैथवे के निवेशकों की लाभांश राशि को 23% कंपाउंड रेट से कमाई करने वाले उद्यमों में निवेशित किया था, अर्थात बर्कशायर हैथवे ने प्रति $100 की लाभांश राशि पर प्रतिवर्ष एवरेज $23 की कमाई सुनिश्चित की थी। यदि वो निवेशकों को लाभांश भुगतान कर देते तो लगभग आयकर कटने के बाद निवेशकों के हाथों में केवल $19.55 ही पहुंच पाता। इस तरह वॉरेन ने लाभांश को अपनी ही कंपनी में बनाए रखते हुए निवेशकों की अधिक कमाई सुनिश्चित करने की कोशिश की थी। यही कारण था कि 1980 के दशक में जिन निवेशकों ने बर्कशायर हैथवे के शेयर $500 में खरीदे थे, उनका औसत बाजार मूल्य अब $2.30 लाख के लेवल पर पहुंच गया। शुरू से ही इस तरीके से चिंतन करते हुए वॉरेन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कॉमन स्टॉक भी बहुत हद तक उन बॉन्ड्स जैसे होते हैं जिनके रेट ऑफ रिटर्न बदलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार सामान्य शेयर्स की रेट ऑफ रिटर्न भी संबंधित कंपनियों के आय पर निर्भर करती हैं।
और इस विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए वॉरेन को यह भी स्पष्ट हो गया था कि कुछ सामान्य शेयरों के पास शानदार इनबिल्ट बिजनेस होते हैं जो लगातार पर्याप्त कमाई करते हैं और उसके आधार पर वो उन शेयरों के भविष्य के लाभ की दरों के अनुमान लगा सकते थे। वॉरेन का अपने निवेश की लाभ दर यानी रेट ऑफ रिटर्न निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है। वो कंपनी के प्रति शेयर आय को शेयर खरीद मूल्य से भाग देकर उसकी गणना करते हैं। जैसे किसी कंपनी की प्रति शेयर आय $2 है और उसका खरीद मूल्य $10 प्रति शेयर है तो उसके निवेश की लाभ दर 20% हुई। रोचक तथ्य यह है कि वॉरेन चाहे एक शेयर खरीदें या फिर पूरी कंपनी, वो अपने लाभ का विश्लेषण इसी आधार पर करते हैं। तो वॉरेन के लाभकारी निवेश का रहस्य शेयर के खरीद मूल्य में निहित है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई पहली लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करें। वॉरेन बफे ने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से निवेश के जो आधारभूत सिद्धांत सीखे थे उनमें से एक यह है कि जिस मूल्य पर किसी शेयर को खरीदते हैं वही आपके निवेश की लाभ दर को सुनिश्चित करता है और वॉरेन अपने छोटे बड़े सभी निवेशों में इस आधारभूत सिद्धांत का उपयोग करते रहे हैं। हो सकता है आप मार्केट में निवेश के बारे में अच्छा अनुभव रखते हो, लेकिन मैं यहाँ पर तथ्यों को बहुत ही सरल तरीके से रख रहा हूँ ताकि हर किसी को बात समझ में आ जाए। चलिए मैं आपसे बिल्कुल आसान प्रश्न पूछता हूँ। कोई कंपनी आपको वर्ष के अंत में ₹1100 के भुगतान के बदले में निवेश कराना चाहती है तो उसे आप किस मूल्य पर खरीदेंगे? यदि आप उसे ₹1100 में खरीदते हैं तो वर्ष के अंत में आपका लाभ 0 रहेगा और यदि आप उसे ₹1000 में खरीदते हैं तो लाभ राशि ₹100 होगी। अर्थात आपको अपने निवेश पर 10% की दर से लाभ मिलेगा। अब आप सहज ही इसकी तुलना दूसरे निवेश विकल्पों की लाभ दरों से करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपका बैंक आपको ₹1000 की जमा राशि पर 7% प्रतिवर्ष का लाभ प्रस्ताव दे रहा हो तो वर्ष के अंत में ₹70 ही कमाने का अवसर मिलेगा। स्पष्ट है कि आप ₹100 कमाई वाले प्रस्ताव को ही चुनेंगे। आप अन्य निवेश विकल्पों पर विचार करें। फिर भी यदि आपको 10% लाभ देने वाला निवेश प्रस्ताव ही सबसे ऊपर मिले तो आप उसी में निवेश करने का अंतिम फैसला करेंगे। इस तरह वॉरेन बफे किसी बिजनेस का मूल्यांकन करते हैं तब यही प्रक्रिया अपनाते हैं। वो संबंधित कंपनी की प्रति शेयर वार्षिक आय के आंकड़ों को देखते हैं और फिर अपने खरीद मूल्य पर लाभ दर का आकलन करते हैं। इस तरह जब आप निवेश ऑप्शंस का वॉरेन बफे के तरीके से विश्लेषण करेंगे तो आपको 3 परिवर्तनशील मूल तत्वों का सामना करना होगा। पहला है प्रति शेयर वार्षिक आय का आंकड़ा, दूसरा है प्रेडिक्टेबिलिटी अर्थात प्रति शेयर वार्षिक आय के अनुमान की सक्षमता, और तीसरा है शेयर का करंट मार्केट प्राइस। मार्केट और कॉर्पोरेशन अब हम जान चुके हैं। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें कैपिटल मार्केट में सक्रिय कंपनियों के बिजनेस की भी गहरी समझ होनी चाहिए। अन्यथा हम किसी निवेश प्रेडिक्टेबिलिटी को नहीं समझ सकेंगे और फिर हमारे लिए उसका खरीद मूल्य भी निर्धारित कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन इससे पहले हमें मार्केट के आधारभूत फैक्ट्स को ठीक प्रकार से समझना होगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो न तो बॉन्ड के बारे में जानते हैं और न ही किसी कंपनी को। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है जिन्होंने कई कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, लेकिन उन्हें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बस शेयर बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव के आंकड़े पढ़कर या फिर ब्रोकर्स के टिप्स पर भरोसा कर खरीद बिक्री करते हैं, जिससे शायद शुरुआत में बिगनर लक या किस्मत से कुछ दिन फायदा हो, परंतु एंड ऑफ द डे नुकसान ही होता है। मार्केट की आधारभूत जानकारियां हासिल करने के बाद इसमें निवेश करने के लिए अब हमें बॉन्ड और कंपनियों के बिजनेसेस के मूल्यांकन की कुशलता विकसित करनी पड़ेगी। अब हम सीखेंगे कि आखिर वॉरेन बफे किस प्रकार से बिजनेस का मूल्यांकन करते थे। वॉरेन बफे के व्यावसायिक पॉइंट ऑफ व्यू निवेश के आधारभूत इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को अपनाने के लिए हमें बिजनेस के मूल्यांकन की कला सीखनी पड़ेगी। अन्यथा हमारे निवेश का फैसला विवेकपूर्ण नहीं हो पाएगा और हम भी मार्केट के अधिकांश जुआरियों के दल में शामिल होकर फंस जाएंगे।
इससे बचने के लिए हमें बिजनेस की स्थिति के आकलन करने हेतु उसकी कारोबारी बैलेंस शीट को पढ़ना होगा और उसके आंकड़ों के पीछे के अर्थ को गहराई से समझना होगा। किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक्स के अध्ययन के लिए हमें सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट अर्थात वित्तीय स्थिति विवरण पर नजर डालनी होगी। वास्तव में बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की वित्तीय स्थिति का विवरण होती है। ध्यान रहे कि हम अपने बिजनेस या किसी भी दिन की बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, लेकिन कंपनियां क्वार्टर या फाइनेंशियल ईयर के अंत में इसे तैयार करती हैं। इनकम स्टेटमेंट का अध्ययन किसी भी बिजनेस के मूल्यांकन का दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मान लीजिए कि आप कॉमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं और उसके फाइनेंस के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं, तो वो उस लोन का आकलन कैसे करेगा? पारंपरिक रूप से बैंक किसी वाणिज्यिक रियल एस्टेट को खरीदने के लिए उसके संभावित का 80% ही लोन देता है। यदि वो रियल एस्टेट सालाना 1 लाख रुपए का किराया अर्जित करती है और उस पर कोई देनदारी नहीं है, तो बैंक आपको उसे खरीदने के लिए अधिक से अधिक 8 लाख रुपए का लोन जारी करेगा और बंधक धन यानी मोर्गेज मनी पर लगभग 10% ब्याज भी वसूल करेगा। अर्थात बैंक रियल एस्टेट के किराया अर्जित करने की क्षमता पर ही ऋण जारी करता है, ताकि उससे बंधक धन पर नियमित रूप से कमाई होती रहे। स्पष्ट है कि वाणिज्यिक रियल एस्टेट की खरीद बिक्री व्यावसायिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही की जाती है, लेकिन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के बिजनेस में ऐसा नहीं होता। वास्तव में यह मूल रूप से स्पेक्यूलेशन पर आधारित होता है। आमतौर पर आवास खरीदने वाले अधिकांश लोग व्यावसायिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अपनाते हैं। वे आवास की संभावित किराया राशि से अधिक का भुगतान करते हैं। यही कारण है कि बैंक आवासीय ऋण पर संभावित जोखिम को ढंकने के लिए ग्राहकों से भारी तत्काल भुगतान यानी डाउन पेमेंट भी वसूल करता है। दलाल ग्राहकों को यह सपना दिखाते हैं कि भविष्य में उक्त आवास का मूल्य बढ़ेगा और वे भविष्य में अपने भुगतान से अधिक मूल्य पर उस संपत्ति को बेच पाएंगे। वास्तव में आवासीय रियल एस्टेट्स के दलाल ग्राहकों को व्यावसायिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का मौका नहीं देते हैं और उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैंक की तरह जो विवेकशील निवेशक हैं, वे अपने हर फैसले से पहले निवेश प्रतिफल की सुनिश्चितता का आकलन करते हैं। ऐसी ही स्थिति शेयर बाजार की भी है। वहां बिजनेस भविष्य की संभावना के आधार पर नीलाम होते हैं। नीलामी की प्रक्रिया में विवेकपूर्ण बिजनेस पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लालचपूर्ण स्पेक्यूलेशन भी उपयोग में लाया जाता है। लेकिन इस बाजार में मुख्य रूप से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही व्यावसायिक दृष्टिकोण निवेश का उपयोग कर पाते हैं, जबकि अधिकांश व्यक्तिगत निवेशक सट्टेबाज दलालों द्वारा बिछाए गए सुनहरे सपनों के जाल में उलझ जाते हैं। मूल कारण यह है कि आम निवेशकों के पास ठोस व्यावसायिक तर्क पर आधारित बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू निवेश को अपनाने की विशेषज्ञता नहीं होती है और वे खोखली आशा व लालच के आधार पर निवेश फैसले करते हैं। ध्यान रहे कि विश्व भर के शेयर बाजारों में अधिकांश शेयर या सिक्योरिटीज को जिन मूल्यों पर बेचा जाता है, वे हमेशा संबंधित बिजनेस के नेट वर्थ के इंडिकेटिव प्राइस नहीं होते। कई बार कंपनी का वास्तविक मूल्य अधिक होता है और कई बार कम भी। वास्तव में शेयर बाजारों में व्यक्ति विशेष और संस्थागत निवेशक दो विपरीत निवेश रणनीतियों से प्रेरित होते हैं। डर व लालच के चलते अधिकांश व्यक्तिगत निवेशक स्पेक्यूलेशन पर आधारित निवेश रणनीतियां अपनाते हैं, जबकि संस्थागत निवेशक पूरी सख्ती से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू निवेश की रणनीति अपनाते हैं। इसलिए शेयर का प्राइस बिजनेस के नेट वर्थ के इंडिकेटिव प्राइस नहीं रह पाते और वे कभी आश्चर्यजनक रूप से ऊपर चढ़ जाते हैं तो कभी धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण पर निवेश की रणनीति अपनाने वाले कंपनी के नेट वर्थ एवं संबंधित बिजनेस की संभावनाओं के आधार पर शेयर के वास्तविक प्रेजेंट वैल्यू का आकलन करते हैं और बाजार के इलॉजिकल उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना उचित मूल्य पर खरीद बिक्री करते हैं। ऐसे विवेकशील निवेशक अपनी सुरक्षा सीमा में ही निवेश के फैसले करते हैं। वे बाजार के अस्वाभाविक उछाल से न तो बहुत अधिक उत्साहित होते हैं और न ही भारी गिरावट से घबराते हैं।
शेयर बाजार में शेयर के मूल्य किस हद तक इलॉजिकल हो सकते हैं और आम निवेशकों को इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, इसका ऐतिहासिक उदाहरण आरजेआर नाबिस्को द्वारा अपनी बोरोइंग पावर का उपयोग कर की गई लाभदायक खरीदारी यानी लिवरेज्ड बायआउट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सन 1988 में तंबाकू व खाद्य उत्पादों की बहुचर्चित अमेरिकी कंपनी आरजेआर नाबिस्को के शेयर $45 में बिक रहे थे। कंपनी प्रति शेयर आय $5.92 थी। कंपनी के ऊपर बहुत ही कम कर्ज था। तंबाकू बिजनेस की अच्छी पकड़ होने के कारण उसकी आय वृद्धि का लंबा इतिहास था, लेकिन धूम्रपान के कारण कैंसर होने के सार्वजनिक मुकदमे के चलते उसके शेयरों के भाव में भारी गिरावट आने लगी थी। स्पष्ट है कि उसके शेयर में निवेश करने वाले आम लोग भारी घाटे में बिकवाली कर रहे थे, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को यह लिवरेज्ड बायआउट के माध्यम से सार्वजनिक शेयर को कम कीमतों पर वापस खरीदकर कंपनी पर संपूर्ण स्वामित्व नियंत्रण का सुनहरा अवसर दिखा था। चूंकि कंपनी का कैश फ्लो बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो लिवरेज्ड बायआउट के लिए आवश्यक अरबों डॉलर का उधार ले सकती थी और उसे बहुत ही आसानी से चुकता भी कर सकती थी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कंपनी मैनेजमेंट ने निवेशकों का समूह बनाया था, जिसने एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म से आवश्यक उधार पूंजी हासिल की थी। फिर कंपनी ने $75 प्रति शेयर के भाव से $17 अरब में अपने सभी बकाया शेयर्स खरीद लिए थे। यह उस समय कैपिटल मार्केट की सबसे बड़ी लाभदायक खरीदारी लिवरेज्ड बायआउट थी। वैसे तो हम अब वॉरेन बफे के तरीके से बिजनेस का मूल्यांकन करना और निवेश प्रस्ताव का वर्तमान मूल्य आकलन करना सीख चुके हैं, लेकिन शेयर बाजार में किसी शेयर को सिलेक्ट करना और उसका खरीद मूल्य तय करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसका कारण यह है कि शेयर बाजार मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और शेयर दलालों की पब्लिसाइज्ड परसेप्शन से संचालित होता है। वास्तव में इन दोनों ग्रुप्स के लोग सेल्समैन की तरह अपना कमीशन कमाने के लिए काम करते हैं, चूंकि इनकी सलाह या सिफारिश पूरी तरह से इनकी अपनी दलाली से प्रेरित होती है। अतः स्पष्ट है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस पर बेचने की हर संभव कोशिशें करते हैं। ऐसी स्थिति में आम इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सही मूल्य पर शेयर खरीद पाना लगभग असंभव ही होता है। आईपीओ में उच्चतम संभव मूल्य पर ही शेयर जारी किए जाते हैं, ताकि जारीकर्ता कंपनी को अधिक धन हासिल हो और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अधिकतम दलाली मिले। आईपीओ के शेयर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स द्वारा उच्चतम सीमा पर निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए आपके पास तोल मोल करने का मौका नहीं होता है। लेकिन जब कोई ब्रोकर अपने एनालिसिस के आधार पर कोई शेयर बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि वो आपको भीड़ का हिस्सा बनाना चाहता है। वो आपको कहेगा कि अमुक शेयर के भाव बढ़ रहे हैं और ये अभी काफी ऊपर चढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको मौका नहीं चूकना चाहिए। ऐसे में आप क्या करेंगे? यदि आप संबंधित कंपनी के बिजनेस की संभावनाओं और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर उसके वर्तमान मूल्य का आकलन किए बिना ही दलालों की सिफारिश पर आंख मूंद कर खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि आप उसके स्पेक्युलेशन के जाल में फंस रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर हम वॉरेन बफे द्वारा अपनाई गई निवेश रणनीति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे कि ज्यों ही शेयर के भाव उसके स्वाभाविक वर्तमान मूल्य से ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो उस निवेश के प्रति वॉरेन का उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। जी हाँ, वॉरेन ने इसी निवेश धंधे से ऐतिहासिक कमाई की है, तो उनकी रणनीति भी अपनी ही है। वो किसी दलाल की सिफारिश पर आंख मूंदकर कोई खरीदारी नहीं करते, बल्कि उनकी रणनीति दलालों से विपरीत होती है। वास्तव में दलालों की रणनीति क्या खरीदे पर केंद्रित होती है और वे आपको किस मूल्य पर खरीदे पूछने का मौका ही नहीं देते। वे आपका ध्यान संबंधित कंपनी की वित्तीय संभावनाओं और भविष्य में उसके शेयर्स के भाव बढ़ने में केंद्रित रखने की कोशिश करते हैं, और यह बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि वे तो बिक्री करता हैं। वे आपको अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। हो सकता है कि कंपनी संबंधी उनकी बातें बिल्कुल सही हों, लेकिन वे आपको वर्तमान मूल्य का आकलन करने का मौका नहीं देते।
क्योंकि वे आपके एक्साइटमेंट का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वॉरेन अपना हर निवेश व्यावसायिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते रहे हैं। इसलिए उनके रास्ते पर चलते हुए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने अध्ययन को किस मूल्य पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हम इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के इस आधारभूत सिद्धांत को जानते हैं कि खरीद मूल्य ही लाभ दर को निर्धारित करता है। ध्यान रहे कि वॉरेन बफे शेयर बाजार के उतार चढ़ावों पर विशेष ध्यान नहीं देते। क्या खरीदना है तथा किस मूल्य पर खरीदना है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर वो अपने गहरे अध्ययन से पहले ही प्राप्त कर चुके होते हैं और वो बस उस अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं और अवसर प्राप्त होते ही उसे लपक लेते हैं। मंदी में निवेश के अवसर। वॉरेन बफे की निवेश रणनीति के बारे में सबसे रोचक तथ्य यही है कि जब शेयर बाजार मंदेड़ियों के कब्जे में आ जाता था और चारों तरफ निराशा का वातावरण अपने चरम पर पहुंचा था, तब वो मोटी खरीदारी कर सबको चौंकने के लिए मजबूर करते थे। जब 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में कुछ कारणों से अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयरों के बाजार मूल्य में भारी गिरावट आई थी, तब वॉरेन ने उसमें भारी निवेश किया था। बाजार मूल्य की ऐसी ही इलॉजिकल डाउनफॉल की स्थिति में वॉरेन ने 1960 के दशक में मोटर वाहन बीमा कंपनी गैको और 1990 के दशक के शुरू में वेल्स फार्गो बैंक में निवेश किया था। जैसा कि पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, वॉरेन के गुरु बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि चूंकि शेयर बाजार के अधिकांश खिलाड़ी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड थे, इसलिए वे सभी शेयर के मूल्यांकन में करंट अफेयर्स में 90% महत्व देते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी कंपनी का कोई तिमाही, छमाही या वार्षिक परिणाम किसी विशेष कारण से खराब रहा तो शेयर बाजारों में बहुमत व दबदबा रखने वाले खिलाड़ी उस कंपनी के शेयरों की भारी बिकवाली कर उसके बाजार मूल्य को गिरा देते हैं, भले ही वो कंपनी पिछले कई वर्षों से लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आ रही हो। ग्राहम का मानना था कि यही वो स्थिति होती है जब जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले धैर्यवान निवेशकर्ताओं के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। वॉरेन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लगातार ऐसा ही करते आ रहे हैं। जब वर्ष 1990-91 में अमेरिका में रियल एस्टेट बाजार में राष्ट्रव्यापी मंदी की स्थिति आई थी, तब वेल्स फार्गो को संभावित ऋण घाटे की भरपाई के लिए अपने खाते में $1.30 अरब से अधिक का प्रावधान करना पड़ा था। उस समय वेल्स फार्गो का प्रति शेयर खाता मूल्य $55 था, जिसमें $25 का फेयर डेफिसिट एडजस्टमेंट प्रोविजन करना पड़ा था। वास्तव में जब कोई बैंक अपने संभावित घाटे की भरपाई के फंड को अलग रखती है तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि उसे घाटा हो गया। इसका अर्थ यह होता है कि बैंक संभावित घाटे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि यदि बैंक को सचमुच में घाटा उठाना भी पड़ेगा तो उसके खाता मूल्य में प्रति शेयर $28 बचा रहेगा। अंततः वेल्स फार्गो को वो घाटा उठाना भी पड़ा था, लेकिन उसके लिए वो स्थिति इसलिए अधिक बुरी नहीं थी क्योंकि वो उससे निपटने के लिए पहले से ही तैयार था। अनुमान लगाएं कि ऐसी स्थिति में शेयर बाजार में क्या प्रतिक्रिया होगी। स्पष्ट है कि शेयर बाजार में दबदबा रखने वाले सट्टेबाज मानसिकता वाले बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही थी और उस समुदाय ने यही आकलन किया था कि वेल्स फार्गो को एक क्षेत्रीय बैंक था जो दिवालिया होने की ओर बढ़ रहा था। इसका परिणाम यह आया था कि डर व लालच से प्रेरित स्पेक्युलेटर्स ने वेल्स फार्गो की बिकवाली शुरू कर दी थी और 4 महीने के भीतर वेल्स फार्गो का बाजार मूल्य $86 की ऊंचाई से गिरकर $41.30 प्रति शेयर रह गया था। इस तरह वेल्स फार्गो को प्रति शेयर 52% मार्केट वैल्यू खोना पड़ा था, क्योंकि शेयर बाजार के स्पेक्युलेटर्स ने यह अनुमान लगाया था कि सन 1991 में बैंक कोई कमाई नहीं करने वाला था। लेकिन यही वो स्थिति थी जिसने वॉरेन बफे जैसे धैर्यवान दीर्घकालिक निवेशकर्ताओं को भारी निवेश का अवसर प्रदान किया था। चूंकि वॉरेन को बहुत अच्छी तरह से पता था कि वेल्स फार्गो कोई क्षेत्रीय बैंक नहीं, बल्कि तब वो अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा बैंक था, जिसे अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व किसी भी स्थिति में दिवालिया नहीं होने देगा।
वैसे भी वेल्स फार्गो रियल एस्टेट बाजार के स्वाभाविक राइस फॉल सर्कल के कारण आई राष्ट्रव्यापी मंदी के कारण होने वाले घाटे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था और उस कठिन स्थिति में लाभ अर्जित करने में सक्षम था। इसलिए वॉरेन ने वेल्स फार्गो के शेयर खरीदने शुरू किए थे और अंततः 50 लाख शेयर खरीदकर 10% हिस्सेदारी को अपने कब्जे में ले लिया था। उस खरीदारी में वॉरेन को औसत $57.80 प्रति शेयर की कॉस्ट आई थी। जी हां, वॉरेन को पता था कि वेल्स फार्गो का प्रति शेयर खाता मूल्य जल्द ही पुराने स्तर पर आ जाएगा और उसके शेयर का बाजार मूल्य $86 के पुराने लेवल को प्राप्त कर लेगा। याद रहे कि सन 1997 में वेल्स फार्गो की मार्केट वैल्यू $270 प्रति शेयर के लेवल पर पहुंच गई थी। अर्थात 1990 के अपने निवेश पर वॉरेन को कर पूर्व 24.6% वार्षिक चक्रवृद्धि लाभ कमाने का अवसर मिल गया था। यदि आपने ऐसी कंपनियों की पहचान कर ली है जिनका प्रबंधन उत्कृष्ट है या जिसकी मोनोपोली हो या फिर दोनों ही है, तो यह भविष्यवाणी कर पाना संभव हो जाता है कि वे न केवल मंदी में जीवित बची रह सकती हैं, बल्कि पहले से भी अधिक मजबूत स्थिति में आ सकती हैं। ध्यान रहे कि मंदी कमजोर के लिए कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करती है, लेकिन मजबूत के लिए रास्ता साफ कर देती है कि स्थिति सुधरने पर पहले से अधिक बड़ी बाजार हिस्सेदारी प्राप्त कर सके। इसलिए जब मंदी के चरम पर स्पेक्यूलेशन करने वाले ऐसी कंपनियों की मार्केट वैल्यू को गिरा देते हैं, तब वॉरेन जैसे धैर्यवान निवेशकर्ता जमकर खरीदारी करते हैं। 1960 के दशक के मध्य में अमेरिकन एक्सप्रेस के सामने एक अलग प्रकार की स्थिति आ गई थी, जिसने वॉरेन बफे को निवेश का अवसर प्रदान किया था। सन 1963 में $15 करोड़ का सलाद तेल घोटाला सामने आया था, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस को $6 करोड़ का नुकसान हुआ था। वास्तव में अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से अलाइड क्रूड वेजिटेबल ऑयल न्यू जर्सी की कुल $6 करोड़ मूल्य के सोयाबीन तेल भंडार की जांच की थी। उस भंडार प्रमाण पत्र की जमानत पर कंपनी ने कई उधारकर्ताओं से ऋण हासिल कर लिया था। जब वो भुगतान करने में असफल रहा था और उधारकर्ताओं ने जमानत की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी, तो पता चला था कि गोदाम में भंडारित अधिकांश तेल टंकियों में पानी भरा हुआ था, जबकि तेल ऊपर ऊपर तैर रहा था। चूंकि अमेरिकन एक्सप्रेस ने भंडार का निरीक्षण करवाया था, इसलिए उसे उधारकर्ताओं को $6 करोड़ का भुगतान करना पड़ा था, और उस घाटे ने अमेरिकन एक्सप्रेस के बुक वैल्यू को बुरी तरह प्रभावित किया था। स्पष्ट है कि इस समाचार के बाद शेयर बाजार में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और उसका बाजार मूल्य $65 प्रति शेयर के उच्च स्तर से गिरता हुआ $37 रह गया था। उस समय जब शेयर बाजार के स्पेक्युलेटर बिकवाली में जुटे हुए थे, तब वॉरेन बफे को निवेश का सुनहरा अवसर दिखा था। वो जानते थे कि अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड व ट्रैवलर्स चेक के बिजनेस में मोनोपोली की स्थिति थी और जल्द ही कंपनी वित्तीय स्थिति को सुधार लेगी। इसलिए वॉरेन ने $2 करोड़ में अमेरिकन एक्सप्रेस की 5% हिस्सेदारी खरीद ली थी। याद रहे कि सन 1964 से 1973 के बीच अमेरिकन एक्सप्रेस के बाजार मूल्य में 10 गुना वृद्धि हुई थी और यह वॉरेन बफे के शुरुआती सफल निवेशों में से एक साबित हुआ था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई पहली लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करें। इस बुक का सेकंड एंड लास्ट पार्ट सुनने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें।